नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक्टर सैफ अली खान को लग सकता है एक और जोर का झटका। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कैसे आया संकट, आगे खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। दिल्ली के ऑटो एक्सपो में कारों का लगा मेला, ये भी आपको आगे खबर विस्तार से दिखाएंगे। एक्टर सैफ अली खान पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पटौदी खानदान की संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के दायरे में आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की जमीन सरकार की हो जाएगी। सैफ अली खान को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। सैफ के परिवार पर मंडराया शत्रु संपत्ति के कानून का खतरा। सरकार की होगी पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहे फिजा से चिकलोद तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्ति फैली हुई है। यहाँ पटौदी परिवार की करीब 100 एकड़ जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं, लेकिन शत्रु संपत्ति कानून के मुताबिक अब इन प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। नवाब मोहम्मद मंसूर अली खां पटौदी, फ्लैग स्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस, भोपाल। एक जमाने में टाइगर पटौदी का ये पता हुआ करता था। करोड़ों की संपत्ति भोपाल रियासत का वारिस होने के नाते उनके नाम पर थी। उनके बाद उनके बेटे सैफ अली खान, सोहा अली और सबा अली के नाम पर ये संपत्ति चली गई। लेकिन अभी इस करोड़ों की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति अधिनियम की तलवार लटकी है। भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा हाईकोर्ट का स्टे खत्म हो गया है। 13 दिसंबर को भोपाल हाईकोर्ट ने भोपाल के नवाब टाइगर पटौदी के वारिस बेटे सैफ अली खान, पत्नी शर्मिला, उनकी बेटियां सोहा, सबा और बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति के मामले में पक्ष रखने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने की मियाद खत्म होने के बाद भी पटौदी परिवार की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया। तो एक नवाबियत का एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। इसमें सिर्फ 2 भोपाल के शाही परिवार से जो 2 लोग जो थे, इसमें आफ्ताब जहाँ बेगम जो थी, छोटी बेगम, भोपाल नवाब की छोटी बेगम जो थी वो पाकिस्तान गई थी, और बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान जो थी वो पाकिस्तान गई थी। तो पूर्व में जो है आफ्ताब जहाँ बेगम जो छोटी बेगम थी, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी वो सरकार पूर्व में घोषित कर चुकी है शत्रु संपत्ति। मगर अब मसला बचा आबिदा सुल्तान का। तो आबिदा सुल्तान के नाम जो प्रॉपर्टियाँ भोपाल में मौजूद होंगी तो वो शत्रु संपत्ति हो सकती है। दरअसल भोपाल में पटौदी परिवार की अचल संपत्ति की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐतिहासिक फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर उस सबा, अहमदाबाद पैलेस, रिहायशी और खेत की जमीन, चिकलौद की कोठी, नवाब के कर्मचारियों को दी गई संपत्ति। नवाबों और बेगमों के नाम से मशहूर झीलों की नगरी भोपाल में ऐसी कई संपत्तियां बिखरी पड़ी हैं जो नवाबी खानदान से खरीदी गई हैं या जिनका सौदा नवाबी खानदान से हुआ था। जाहिर तौर पर अगर शत्रु संपत्ति कानून में कोई भी कार्रवाई हुई तो भोपाल के तकरीबन 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक भोपाल में करीब 100 एकड़ में फैले पटौदी परिवार की जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं, और अगर शत्रु संपत्ति के तहत कार्रवाई होती है तो लोगों का आशियाना छिन जाएगा। लोगों का कहना है कि उनके पास एनओसी है और कोई उनका आशियाना छीन नहीं सकता। डिस्टर्ब क्यों होगा भाई, जब हमारे पास एनओसी है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग परमिशन है, प्रॉपर्टी टैक्स लेटेस्ट तक सबमिट है, तो दिक्कत किस बात की। हम भी कोर्ट जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। एक तरफ जहां लोग शत्रु संपत्ति कानून के मुद्दे पर कोर्ट जाने को तैयार हैं, वहीं सरकारी अधिकारी भी कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद अब आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जैसे जो संपत्तियां यहाँ पे सरकारी वो सरकारी रहेंगी, उसका शायद बताया कि कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो मैं जो पर्टिकुलराइज और पर्टिकुलर केस की आप बात करें, उस केस में हम देख लेंगे कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सैफ अली खान के परिवार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जाती तो इस ऐतिहासिक संपत्ति पर सरकार अपना कब्जा कर सकती है। सरकारी कब्जे की प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को राज्य के स्वामित्व में लाया जाएगा। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत के वो लोग जो पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, ऐसे लोगों की संपत्ति पर सरकार ने अपना हक जता दिया और इस तरह की संपत्ति पर उत्तराधिकार का भी कोई कानून लागू नहीं होगा।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाब परिवार में सरकार किसे उत्तराधिकारी मानती है। भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस के मौके पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के नए अवतार को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। कितनी खास है ये वॉर मशीन, आपको दिखाते हैं। भारतीय रॉकेट फोर्स का नया अवतार। बीस सेकेंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता, 50 किलोमीटर की रेंज, 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। भारतीय सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर्स का कायाकल्प कर दिया है। पुराने रूसी वाहन यूरल 375 को हटाकर इसे स्वदेशी अशोक लेलैंड सुपर स्टैलियन 6x6 ट्रक पर फिट किया गया है। यह अपग्रेडेड सिस्टम और भी भरोसेमंद और तेज है। ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वो भारतीय सेना के पास भी है और लंबे समय से इसने भारतीय सेना की आर्टिलरी को बहुत ज्यादा मजबूती दी है और धीरे धीरे अब उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त 26 जनवरी के परेड के दौरान जो आपको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नजर आएगा, ग्रैड जिसका नाम अग्निबाण भी है, वो बिल्कुल नए अवतार में है। भारतीय सेना के पास लगभग 150 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर्स हैं। हर यूनिट में 3 बैटरी होती हैं और हर बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं। 20 सेकंड में इस घातक सिस्टम से 40 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। इसके हर रॉकेट का वजन 65 किलो तक होता है। इस बार कर्तव्य पथ पर ये दिखाई देगा, बिल्कुल नए अंदाज में, नए तेवर इसके नजर आएंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन इस वक्त भारतीय सेना के पास, अगर हम लोग आर्टिलरी की बात करें तो आर्टिलरी में भारतीय सेना के पास जो लंबी दूरी के मार करने वाले रॉकेट्स हैं वो 3 तरीके के हैं। एक ग्रैड है जो कि ये है, एक स्मर्च है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और साथ ही एक जो स्वदेशी है पिनाका। इन तीनों ने बेहतरीन काम किया है। अगर हम लोग इसके मारक क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान ने इसके मार को झेला है, क्योंकि जिस वक्त कारगिल की चोटियों से जो आतंकियों को और पाकिस्तानी सेना को निकालना था, तो इन्हीं आर्टिलरी गन्स की वजह से जो है बेहतरीन तरीके से फायर किए गए हाई ऑल्टीट्यूड में, और उसके बाद पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ा गया। तो ये अपने आप में एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। भारतीय सेना की इस नई शक्ति की नुमाइश गणतंत्र दिवस के मौके पर होनी है, यानी एक ऐसी घातक वॉर मशीन की नुमाइश जो दुश्मन के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में जहां बड़ी संख्या में देशी और विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं संगम तट पर साइबेरियाई पक्षियों के आने से संगम की खूबसूरती और बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोगों को स्नान का ये महापर्व यहाँ खींच लाया। इतना ही नहीं, यहाँ खास विदेशी मेहमान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये विदेशी मेहमान कोई और नहीं बल्कि हर साल सर्दियों के मौसम में 7 समंदर पार कर यहाँ आने वाले साइबेरिया पक्षी हैं। कल कल बहता पानी और उसमें जल कीड़ा करते इन साइबेरिया पक्षियों को देखिए, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं। पानी में पक्षियों के बीच बोटिंग करने वाले सैलानियों को अलग ही अनुभूति होती है। संगम की धरती पर हर साल बड़ी संख्या में विदेश से विदेशी मेहमान पहुंचते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, जो कि इस बार भी महाकुंभ के मौके पर बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। संगम में जब श्रद्धालु यहां पर आते हैं तो ये यहां पर जल क्रीड़ा करते हुए साइबेरियन बर्ड्स
उन्हें मिलते हैं और अटकेलियां करते हुए जो पर्यटक हैं इन्हें दाना चुगाते हैं, नमकीन खिलाते हैं और उससे आनंदित भी होते हैं और इनका ये क्रम इसी तरह जारी रहता है। आमतौर पर साइबेरियन बर्ड्स रूस के साइबेरिया से कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंच जाते हैं और अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक यहाँ पर रहते हैं। महाकुंभ के दौरान जब यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो साइबेरियन बर्ड्स को भी देखकर वो यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं। जिस तरह से महाकुंभ में आध्यात्म की बयार बह रही है, उसमें विदेशी मेहमान भी रमे नजर आ रहे हैं। हजारों मील की दूरी तय कर संगम तट पर पहुंचे साइबेरिया पक्षी संगम के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स आमतौर पर कीट पतंगों को खाते हैं, मछलियां खाते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं और यहाँ पर वो महाकुंभ के दौरान पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें नमकीन के पैकेट्स खिला रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर पूरी तरह से शाकाहारी यानी वेजिटेरियन हो जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर उनकी होने की वजह से महाकुंभ की सुंदरता में वो चार चांद लगा रहे हैं। कहा जाता है कि ये विदेशी मेहमान सर्दियों के मौसम में 2 रास्तों से भारत आते हैं। अगर साइबेरिया से सीधे भारत आते हैं तो 4,800 किलोमीटर दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं, जबकि झुंड में घूमते हुए 14,000 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करके भी आते हैं। साइबेरिया से यूरोप के कई देशों से होते हुए पक्षियों का समूह अफगानिस्तान, मंगोलिया पहुंचता है। यहीं से ये 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। साइबेरिया पक्षी कई पड़ावों में ठहरते हुए संगम पहुंचते हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा रेल हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद हादसा हुआ। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर ट्रेन से लोग कूद गए और दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर के 8 लोगों की मौत की भी खबर है। लखनऊ से मुंबई ये ट्रेन जा रही थी जब हादसा हुआ है, तो आग लगने की खबर फैली और लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। 8 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। तो हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर की तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। तस्वीरें आप देखिए। और इस बीच हमारी सहयोगी प्रियंका फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताइएगा ये हादसा कितनी देर पहले हुआ? बहुत ही दर्दनाक हादसा है, किस तरह ये अफवाह उड़ी और क्या ताजा जानकारी आप देंगी दर्शकों को? देखिए, ये बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस के जो लोग थे, 2 तरीके की अभी जो स्पेकुलेशन सामने आ रही है उसमें एक ये बताया जा रहा है कि कुछ अफवाह उड़ी जो कि आग लगने को लेकर थी। उस पे ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई हॉट एक्सल का मामला। हॉट एक्सल में धुआं निकलता है लेकिन किस तरीके का फायर कुछ नहीं होता है, तो उसकी वजह से लोगों ने एसीपी यानी कि चेन पुलिंग करी और वो अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और उसी तरफ से दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, तो जो यात्री यहाँ से कूदे उनको रोनती हुई कर्नाटक एक्सप्रेस जो है वो चल पड़ी। अभी तक जो फिलहाल बताया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि एसीपी की गई है, यानी कि चेन पुलिंग की गई है। जो सीपीआरओ स्वप्निल की तरफ से जानकारी मिली है, उनका कहना है कि आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन 7 लोगों के मरने की खबर अभी कंफर्म हुई है, यानी कि इस हादसे में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल, और आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया प्रियंका। अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि ट्रेन में कोई आग नहीं लगी थी और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। लखनऊ में 26 जनवरी के भव्य आयोजन के लिए परेड की रिहर्सल की गई। 4 बाग से शुरू हुई रिहर्सल हुसैनगंज, बार्लिंगटन चौराहा, विधान भवन से होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंची और परेड रिहर्सल करीब 1 घंटे तक चली। मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने परेड की सलामी ली और इस मौके पर डीएम विशाख जी अय्यर, डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी समेत शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। अभिनेता अनुपम खेर भी कल कुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ की। इस दौरान वो भक्ति भाव में लीन नजर आए। अनुपम खेर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में भी गए, वहीं उनसे आशीर्वाद लिया। अन्य साधु संतों से भी मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर
अनुपम खेर ने कहा कि मैं दुनिया भर के बड़े बड़े होटलों में रुका हूं, लेकिन इतने भव्य इंतजाम शायद ही कहीं पर रही हूं। लेकिन 35 दिन में इस नगर में बसे हुए नगर को देखकर अद्भुत अनुभव मुझे मिला है। अनुपम खेर ने इस आयोजन के लिए सीएम योगी का भी आभार जताया है। बहुत खुश हूं कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मीयता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है। और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। सैफई में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने साइकिल रेस लगाई, वो भी अपने पोते के साथ। शिवपाल यादव का पोते के साथ साइकिल रेस लगाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पोते के साथ शिवपाल यादव ने साइकिल रेस लगाई। इटावा से तस्वीरें सामने आई हैं। सैफई में शिवपाल यादव की साइकिल रेस, वो भी घर के सबसे छोटे सदस्य यानी उनके पोते के साथ। दोनों ने मिलकर सड़क पर खूब साइकिल दौड़ाई। सैफई से तस्वीर सामने आई है, जो कि पैतृक गांव है। पैतृक गांव में दादा और पोते दोनों अपने अपने नाप की साइकिल पर सवार होकर काफी देर तक सड़कों पर साइकिल की सवारी करते दिखे। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी एक्सपो चल रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कारों को शोकेस किया गया है। क्या खास है इस एक्सपो में, आपको दिखाते हैं। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शो भारत मोबिलिटी एक्सपो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है, जहां ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी बेहद ही आकर्षक कारें उतारी हैं। कंपनियों ने अपने बेस्ट मॉडल्स को लोगों के सामने पेश किया। ऑटो एक्सपो में हीरो ने 4 नए 2 व्हीलर लॉन्च किए। लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। तरह तरह की बाइक्स और स्कूटी की अगर बात की जाए तो यहाँ देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं लेटेस्ट बाइक जो हैं वो यहाँ पर मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। बाइक लवर्स जो हैं वो यहाँ पर तरह तरह के जो मॉडल्स हैं वो देख रहे हैं। सीधा बातचीत करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। तो बाइक लवर्स का क्रेज तो लगातार देखने को मिल रहा है। कौन सी न्यू बाइक्स हैं जो आप लोगों ने लॉन्च की हैं और क्या मॉडल्स हैं, इनके बारे में बताइए। इस बार हमने 2 बेसिकली नई बाइक लॉन्च की है। उसमें से अगर हम वहाँ पे देख पाते हैं तो 2 बाइक्स है मेजरली। वन इज एक्सट्रीम 250 एंड द अदर वन इज एक्सपर्ट 210। तो अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो ये भी ऑन रोड बाइक जो है वो देखने को मिलेगी, और इसके फीचर्स के बारे में बताइए। हाँ जी, तो हमारी ये बाइक एक्सपल्स एक हमारा बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है जो हीरो की एक लेगेसी को आगे ले जाता है। उसी बाइक को और रिफाइन करने के लिए जो पहले 200 सीसी में आता था अब 210 सीसी में लॉन्च किया गया है। ऑटो एक्सपो में टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियों को भी उतारा गया है। कंपनी का फोकस हाइब्रिड, बैटरी व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड और फ्यूल सेल वाहनों पर रहा है। इस बार हाइब्रिड कार्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे वो प्लग इन की बात की जाए, मोटर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए। इस वक्त मैं टोयोटा के शोरूम में मौजूद हूं और आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टॉल है, यहाँ पर कंप्लीट हाइब्रिड कार्स या आप कह लें कि जो मोटर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है और लोग काफी ज्यादा इन्हें पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम कार्स ऐसी हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये है प्रियस। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो बनी हुई है क्योंकि जो इसके फीचर्स हैं वो बिल्कुल हाइब्रिड फीचर्स हैं। और इस बार ये देखा गया है कि लोगों को भी हाइब्रिड कार्स बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आ रही है। अगर टोयोटा के हाइब्रिड वाहनों की हम बात करें तो उसमें प्रियस शामिल है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें पेट्रोल से चलने वाले इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाया गया है। भारत के सबसे मशहूर ब्रांड मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ ही अपने 7 मॉडलों के स्पेशल एडिशन भी प्रदर्शित किए। इनका शानदार लुक लोगों को भा रहा है।
भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इस बार जो है वो ब्रेजा के पावर प्ले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लॉन्च किया है। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं कि इनके इनहांसिंग कलर्स और फीचर्स की बात की जाए तो काफी कुछ इस बार जो है इनके नए कॉन्सेप्ट में देखने को मिल रहा है। एसयूवी की बात की जाए, इलेक्ट्रिक की बात की जाए, 7 कार्स जो हैं उनको शोकेस किया गया है। अगर मैं पावर प्ले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर और मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये एक कार का मॉडल है, जैसे मैं बता रही थी कि 7 टोटल मॉडल्स हैं जो यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। सबके जो फीचर्स की बात की जाए वो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए डिटेल्स के लिए भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। वहीं ऑटो एक्सपो 2025 में हुंडई की भी धूम देखने को मिली है। हुंडई ने पहले दिन क्रेटा इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया था। अगर जो एयर स्पेस के लिए हम बात करें तो एयर स्पेस के चेंज किया गया है और अंदर से भी जो है वो लुक को काफी अलग बनाया गया है। और साफ तौर पर इसका जो बैटरी माइलेज है वो ज्यादा अच्छा है और बैटरी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी उसी तरीके से मेंटेन रहेगी, काफी कंफर्टेबल है। अब अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस भी दिया गया है क्योंकि स्पेस इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एडवांसमेंट है। वहीं हुंडई ने MPV स्टारिया से भी पर्दा उठाया। इसमें कुल 11 लोग बैठकर सफर कर सकते हैं। इसकी कीमत 65 लाख के आसपास बताई जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।